ऑल डिजिटल हो जाए, ताकि सही में गुड गवर्नेंस का फायदा आम आदमी को मिले। स्टार्टअप इंडिया में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। स्टार्टअप एंड इनोवेशन में 1.6 लाख स्टार्टअप और 118 यूनिकॉर्न ये पूरे हुए। स्किल इंडिया मिशन में 5 करोड़ युवाओं को स्किल का ट्रेनिंग दिया गया है। अभी मैं आते आते हमारे यहाँ एक कॉलेज है गंधे, उनका अजय भी है उसमें, वो बहुत अच्छा कॉलेज है, उनके दोनों लड़कों को लेके आए थे, तो बोले आपसे आशीर्वाद लेना है। तो मैंने उनको पूछा क्या है, बोले आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, ये दोनों अच्छे शेप बने हुए हैं। तो मैंने उनको तुरंत कहा कि शेप का अभी बहुत शॉर्टेज है, तो तुम अभी इंजीनियरिंग कॉलेज और एमबीए तो ठीक है, पर शेप का कॉलेज पहले खोलो, ताकि अच्छे शेप होने चाहिए, ताकि हमें जैसे लोगों को अच्छा खाना खाने के लिए मिलेगा। तो उसने कहा कि मेरे घर के सामने ही उसने रेस्टोरेंट खोला है और वो चाहता है कि एक बार आप सब टेस्ट करने के लिए वहाँ आए। तो अब बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर के लड़के शेफ बन रहे हैं। तो ये ऐसे कौशल्य प्रशिक्षण, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ नागपुर वेवर है, वेविंग का काम होता है। अब मैं आपको मालूम हूँ मैं साड़ियाँ बनाता हूँ, और मेरा टारगेट है कि 1 साल के अंदर कम से कम 10,000 महिलाओं को रोजगार मिले। हमने जो टसर सिल्क की साड़ी बनाई है, 8 महीने से बना रहे, हमारे पास दिखाने के लिए नहीं है, शॉर्टेज है। और 400 रुपये की साड़ी भी हमने कॉटन की बनाई है। 2 महीने में हमारे सेंटर का उद्घाटन है दापेवाड़ा में। ऐसे देश में अनेक जगह पर अलग अलग प्रकार के कौशल्य का विकसित करने के लिए अनेक सेंटर खोले और उन्होंने अच्छा काम किया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना मुफ्त राशन, इसमें 61 करोड़ लोगों को इसका एडवांटेज मिला है। उड़ान स्कीम 1.2 करोड़ हवाई यात्रियों को लाभ मिला है। और अभी ये जो एविएशन फ्यूल के भाव बढ़ते थे, इसके लिए हमने 10,000 करोड़ का निधि दिया है, और एविएशन फ्यूल की कीमत फिक्स कर दी है 115 रुपये लीटर, ताकि एविएशन इंडस्ट्री में बार बार रेट भी नहीं बदलेंगे और इंडस्ट्री को भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होंगे और बाकी का भी होगा। तो ये हमारा अब नागपुर का एयरपोर्ट भी 25 तारीख को शायद उसका हैंडओवर होने वाला है। तो उसके बाद में वहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, ये हमारी कल्पना है, और निश्चित रूप से उसका काम शुरू होगा। और मैंने भी एक टारगेट पक्का किया है कि जिस दिन ये एयरपोर्ट शुरू होगा उस दिन हमारा किसानों ने बनाया हुआ हवाई ईंधन उसमें डाला जाएगा, ताकि विदर्भ के किसान हवाई ईंधन भी यहाँ से तैयार होगा। तो ये सब संभव होगा, इसका कारण सरकार ने इसको सबको अच्छा दिया। लखपति दीदी, इसमें द्रोण दीदी भी आई। आज द्रोण में स्प्रेइंग शुरू हुआ, नैनो यूरिया नैनो मिश्र खत आए, और इसमें भी जो एसएसजी थी महिलाओं की आय बढ़ाने की, 3 करोड़ महिलाएं इसके कारण लाभान्वित हुई है। ये जो श्रम पोर्टल है असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण, इसमें 32 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है और उनको बेनिफिट मिला है। इसके साथ साथ पीएम विश्वकर्मा योजना में कारागिरों को प्रशिक्षण में 3 लाख तक लोन की सुविधा प्राप्त हुई है। ये पीएम एफएमई स्कीम, इसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को सहायता, 35% कैपिटल सब्सिडी है। पीएम सूर्य घर सूर्योदय योजना, रूफटॉप सोलर, हर घर में अभी ये लग रहा है। 38 लाख लोगों ने लगाया है, परिवारों ने इसका फायदा मिला है। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। बाद में नमो द्रोण दीदी में ये भी द्रोण पर 80% तक सब्सिडी दी गई है, ताकि किसानों को फायदा और महिलाओं को काम मिले। ये बाकी भी बहुत से काम हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी अभी बड़े प्रमाण पर काम हमने किया है, जिसके कारण केवल रोड नहीं बने हैं, तो रोड के कारण रोजगार भी निर्माण हुआ है। नई पॉलिसी जनवरी 25 में जो लॉन्च हुई थी, उसमें ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स हमने खोले, और उसमें से स्कीम के अंतर्गत 1600 सेंटर्स बनाए जाएंगे। और मुझे खुशी है कि 24 सेंटर ऑपरेशनल हुए और 112 पाइपलाइन में हैं।
और देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। 1600 सेंट्रल ऑपरेटेड होने जाने पर 1 करोड़ 15 लाख लोगों को ड्राइविंग ट्रेनिंग दे पाएंगे, जिसमें उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एग्रीगेटर इकोसिस्टम है। ये काफ़ी बातें ऐसी है कि जिसके कारण हमने ई रिक्शा लाया देश में, और मुझे लगता है कि ये इससे अच्छी कोई स्कीम नहीं है। मैं आगे भी कहता हूँ कि मेरे लाइफ में सबसे अच्छा काम अगर कोई होगा तो मैकेनाइज्ड जीवन ई रिक्शा का हुआ। मैं बचपन की यादों को भूलता नहीं हूँ। महल से निकलता था, तिलक पुतले पर चढ़ते चढ़ते वो रिक्शे वाला हमको खींचता था, आंखों में आंसू आते थे। अभी 1.5 करोड़ लोग जो आदमी आदमी को ढोने का काम करते थे, ये आप में से कुछ लोग अभी याद होगा महल में इतवारी में रहते होंगे। ये प्रेमजी भाई शाह नानजी नाक्सी फर्म थी। वो गली में जाओ आप शहीद चौक से, तो पीठ पर बोरा रखे हुए लोग दिखते थे, धूप में, कड़े धूप में। अब एक भी नहीं दिखता। अब कोई बोरा पीठ पर नहीं रखता। ई कार्ट आ गया, ई रिक्शा आ गई, और 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को मानवीय शोषण से मुक्ति मिली। वैसे और बहुत सी बातें हैं जो एक प्रकार से हुई है। एक तरफ से ये देश का बदलता हुआ स्वरूप है, और ये बदलते हुए स्वरूप में अब इतना कुछ स्थितियां बदल रही। मैं तो हमारे यहाँ कम से कम 3 लाख करोड़ की तो टनल ही बना रहा हूँ। आपने देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जोजिला टनल, शायद उसको फिल्म देखी होंगी आपने, वो उसका ब्रेक थ्रू हुआ। वो टनल में जब जाते हैं हम लोग उतरने के लिए गए, तो उधर जाए तो पाकिस्तान है, इधर ही है। तो मैं जब गया तो मुझे पायलट ने बताया कि सर अगर मैं 1 मिनट सीधा जाऊं तो पाकिस्तान लग जाएगा। तो गोल करके ऐसा उतर के आए। 6 महीने रोड बंद रहते थे, लद्दाख और लेह के बीच, लद्दाख और श्रीनगर के बीच बंद, कुछ नहीं, कुछ जा नहीं सकते थे, रोड ही बंद थे। अब ये 14 किलोमीटर की टनल बनी है। कश्मीर में तो हम खूब टनल बना रहे हैं। तो ये एक प्रकार से उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, अरुणाचल, सब जगह देश में हमने अनेक टनल बनाए, और जिसके कारण बहुत प्रवास सुसह्य हुआ है। ये बाकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के काम जो है वो भी हमारे शहर में हुए, और हमारे राज्य में भी अनेक काम हुए हैं, और उसका रिपोर्टिंग उनकी जब होगा तो राज्य सरकार की ओर से होगा। पर डबल इंजन सरकार के कारण अलग अलग क्षेत्र में जो कुछ काम हुए हैं, उसमें नागपुर शहर में भी हमारे यहाँ खूब काम हुए हैं। हिसाब नहीं लगा, इतने काम हुए हैं। जनता जिस अपेक्षा से हमको चुनकर देती है, और हम उससे कई गुना अपेक्षा से ज़्यादा काम हमने किया है। इसमें ऑक्सीजन पार्क, बर्ड पार्क है, वहाँ भी एडवेंचर पार्क कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भी बहुत सुंदर काम हो जाएगा। मेट्रो का फेज 1 हुआ, फेज 2, अब फेज 3 की तरफ हम डीपीआर बना रहे हैं। एम्स नागपुर का हुआ, IIM हुआ, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, IIT, बुटीबोरी में ESI हॉस्पिटल, दीक्षा भूमि का विकास, ये दीक्षा भूमि चिचोली ड्रैगन बुद्धिस्ट सर्किट योजना। इसके साथ ये काम साई एयरपोर्ट अथॉरिटी का थोड़ा बहुत कंपाउंड वॉल का हुआ, अटका हुआ है, और पालक मंत्री भी ध्यान दे रहे, जल्दी वो काम हम लोग शुरू करेंगे। बाद में सिम्बोसिस नागपुर में आया। यहाँ से बच्चे पूना में और मुंबई पढ़ने के लिए, आप जाते नहीं कोई, सिम्बोसिस आ गया, नर्सिंग मुंजी आया। देश की 5 में से 2 यूनिवर्सिटियाँ आ गई। तो इसके कारण एजुकेशन की हब बन गया नागपुर। ये मेडिकल हेल्थ का भी हब बन गया है। स्मार्ट सिटी के अंदर पारडी, भरतवाड़ा, पुनापुर, कितना अच्छा हुआ काम, अभी कभी जाकर आइए। नाग नदी का 2400 करोड़ का काम शुरू हो गया। हमारे किसानों के लिए आत्महत्या करने मदर डेयरी लाई, उसमें 1000 करोड़ के काम शुरू हुए। 6 लाख लीटर दूध हम ले रहे, 50 लाख लीटर पर हम जाएंगे। वेस्ट टू एनर्जी वाला प्रपोजल आपने अभी देखा है, जो मैंने बताया कि CNG का उसमें आ गया। बाद में नवी रेलवे लाइन को मंजूरी मिली। हमारे रेलवे का भी ट्रैफिक जाम था। नागपुर राजनांदगांव, नागपुर इटारसी, नागपुर सेवाग्राम और नागपुर
ये हमने 4-4 लाइन बन जाएगी अभी, नागपुर इटारसी से लेकर इधर राजनांदगांव को लेकर इधर वर्धा की तरफ से। तो हमारे यहाँ निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। नागपुर में एमएसएमई में भी काफ़ी काम हुआ है, दाल मिल क्लस्टर, गारमेंट क्लस्टर, और मेडिकल और मेयो कॉलेज का बहुत बड़ा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जोरों से चल रहा है। शहर में टप्पा 4 और टप्पा 5 में अभी सीमेंट कंक्रीट के 2,500 के और करोड़ के रोड बनने के बारे में देवेंद्र जी ने विश्वास दिया है। हमारे यहाँ मरने वाले लोगों की संख्या कम हो गई 50%, क्योंकि ब्लैक स्पॉट्स में सुधार किया गया। ये अमृत टाकिया बनी, 107 टाकिया बनी। हमारे यहाँ शुगर लाइन और एसटीपी प्रकल्प की भी योजना पूरा और अमृत योजना में है। बाद में खेलने के लिए हम स्पेशल फैसिलिटी कर रहे हैं, अनेक खेल के मैदाने कर रहे हैं, स्पोर्ट्स क्लब खोल रहे हैं। बहुत अच्छा मैं आप 5 साल का नागपुर जब होगा तो आपको मालूम है, आप लिख रखना आपके पास, 1 लाख लोग शाम को 6 बजे के बाद आपको मैदान पर दिखेंगे। ऐसा नागपुर हम बनाएंगे और उसके काम को हमने शुरुआत की है। 25 स्विमिंग टैंक होंगे, और ऐसे नहीं सस्ते में, गरीबी के बच्चे सब जा सकेंगे, लेबर के, रिक्शा वाले के, इतने सस्ते रेट में उसको योजना में फ़ायदा मिलेगा। ये इम्प्रेस मिल का गीता मंदिर के सामने 8 लाख स्क्वायर फीट का टेक्सटाइल मार्केट बन रहा है, गारमेंट का, लेडीज़ गारमेंट का, जेंट्स गारमेंट का। केई बाग रोड, गांधी बाग और बर्डी सब एक जगह आ जाएंगे। नागपुर में अनेक मार्केट पर हम काम कर रहे हैं। वैसे एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मार्केट पे ही करनी चाहिए, मैं आपको सब डिज़ाइन बताऊंगा। इसमें कमाल टॉकीज चौक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स 60 करोड़ एनएचआई ने दिए उसमें, और अभी हमने थोड़ी पॉलिसी बदली है। अब पैसा केवल कारपोरेशन को मिलेगा, पैसा मिलेगा और उसके बजाय जनता को प्रॉफिट दे रहे हैं। स्विमिंग टैंक होगा, हेल्थ क्लब होगा, वॉलीबॉल के ग्राउंड, खो खो के ग्राउंड, बैडमिंटन के कोर्ट्स, सब प्रकार के क्लब हाउस, रेस्टोरेंट्स होंगे, फूड मॉल्स होंगे। फिर उसके जनता की सुविधा देखी गई, मटन मच्छी मार्केट, फ्रूट वेजिटेबल मार्केट होंगे। तो ये मार्केट की योजना अभी 16 मार्केट पे हमने काम शुरू किया है। इसमें से कमाल टॉकीज चौक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डिंग दवाखाना व्यापारी संकुल, कॉटन मार्केट रीडेवलपमेंट फेज़ 1, फेज़ 2 कॉटन मार्केट, इतवारी बाजार, अनाज बाजार, पोहावड़ी, लोहावड़ी विकास प्रकल्प, मस्का सात मार्केट, इतवारी सराफ मार्केट, दही बाजार, संतरा मार्केट, नेताजी मार्केट, गणेशपेट बस स्थानक, मोर भवन बस स्थानक पुनर्विकास, सोक्ता भवन का काम शुरू हो गया, बुधवार बाजार बहाल पुनर्विकास, सक्करदरा बुधवार बाजार पुनर्विकास, एग्रो कन्वेंशन सेंटर दाबा जागतिक दर्जा का बन रहा है, काफ़ी काम इसका हो गया है। गणेशपेट महानगर पालिका साकरे गुरुजी हाई स्कूल और पारडी में हमने 40 करोड़ एनएचआई ने दिए वहाँ, और एक बहुत बड़ा क्लब, स्विमिंग क्लब, हेल्थ क्लब, सब खेलने के सब व्यवस्था है, और बड़ा 7 मंजिली का एक बड़ा मार्केट पारडी चौक पे हो रहा है, जो पूर्व नागपुर में होगा। तो एक प्रकार से ये इतनी बड़ी लिस्ट है कि अब इसमें बनाना, इतना बताना ही मुश्किल है। पर ये जो बदली हुई तस्वीर है, इसका श्रेय मोदी जी को या हम सबको नहीं है, इसका श्रेय जनता को है कि जनता ने जात पंथ धर्म भाषा का विचार न करते हुए हमको चुनकर दिया और हमारे ऊपर विश्वास दिखाया। और इसलिए ये 12 साल का इतिहास देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान के विकास का है, और आगे और भी काम होगा। जनता का विश्वास हमारे पार्टी के ऊपर है, और अभी जितना काम हुआ ये तो ट्रेलर है, असली फिल्म और शुरू हो जाएगी। तो ये देश विश्व का प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राष्ट्र बनेगा, और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो बनेगी। और हमको और काम करना है, और वो काम करने के लिए जनता का प्रेम और आशीर्वाद यही पूंजी रही है। और इस 12 साल का ये जो प्रगति का और विकास का इतिहास है, इसमें सबका सहयोग मिला है। मीडिया ने भी हमारे ऊपर इन सब कामों के बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। आपके प्रति भी मैं ऋण व्यक्त करता हूँ, और मुझे सब बातें बताना संभव नहीं हुआ, तो मैं आपके वेबसाइट पर डाल रहा हूँ, जो लिखना आप लिखिए, क्योंकि उसमें समय बहुत नहीं तो जाएगा। फिर से एक बार
मोदी जी के नेतृत्व में आगे भी ये विकास के लिए हम कृत संकल्प है। आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो सवाल पूछेंगे उसका मैं जवाब दूंगा। खूप काम आहेत, पण जे झाले ते सांगता सांगता मी थकून गेलो। पुढच्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये काय राहिलं आणि काय करणार आहे ते सांगेन। सर, एक्सप्रेस हायवे तुम्ही इंडिया आणले भारतामध्ये। E82 E85 फ्यूल पर्यंत आपण पोहोचलोय। तुम्ही इतक्या वर्षापासून पोट तिडकीने सांगताय इथेनॉल, त्यामुळे रोड असेल, इथेनॉल असेल, इंधन असेल तुम्ही आणलं आणि यापुढे हायड्रोजन। आता या सगळ्या याच्यामध्ये तुम्ही जे पायनियर तुम्ही आहात देशामध्ये आणि तुमचा विभाग जरी नसला तुम्ही आणलाय, याच्या पुढे कुठपर्यंत आपण जाणार आहोत? पहिली एक गोष्ट महत्वाची तुम्हाला सांगतो। अच्छा, पहली बात मैं आपको बताता हूं कि नागपुर से हैदराबाद द्रुतगति महामार्ग का काम ऑलरेडी 50% पूरा हुआ है और नागपुर से चंद्रपुर ये महाराष्ट्र सरकार बना रही है और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि इसको आप बड़ा बनाइए 6 लेन, तो वो देवेंद्र जी ने मान्य किया, कैबिनेट में मंजूर किया है और इसलिए नागपुर से चंद्रपुर हाईवे बनेगा नया और चंद्रपुर को एक रिंग रोड भी हम प्लान कर रहे हैं और वहां से फिर डायरेक्ट हैदराबाद जाएंगे। तो ये उसके आगे जो मंचिरियल के आगे पैकेजेस हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, वो कामों में हमने ऑलरेडी वो पैकेज शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि एक 2-3 साल के अंदर नागपुर हैदराबाद ये मैक्सिमम 3.5 घंटे में 3-3.5 घंटे में हो जाएगा। तो ये द्रुतगति महामार्ग एक ही होगा। दूसरी बात, नागपुर से गढ़चिरौली और गोंदिया ये भी हाईवे बन रहे हैं और उधर जबलपुर से मैं एक हाईवे बना रहा हूं, तो जबलपुर से रायपुर, तो गोंदिया के बाद जब समृद्धि महामार्ग को जोड़कर एक्सपन दिया जाएगा तो नागपुर से रायपुर भी हाईवे बन जाएगा। तो एक प्रकार से रायपुर से विशाखापट्टनम भी बना है। बाद में ये गढ़चिरौली अभी स्टील हब बना है, तो गढ़चिरौली को रायपुर विशाखापट्टनम हाईवे को जोड़ने का हम प्रोजेक्ट हमने मंजूर किया है। इसके कारण ये भी बहुत बड़ा फायदा होगा। और जो आंध्र प्रदेश के पोर्ट है, मछलीपट्टनम होगा, बाकी 3-4 है, वो मुंबई से हमको नागपुर को नजदीक हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि रोड में ये हुआ। और दूसरी बात जो आपने पूछी, वो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी का है कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। और मुझे बताते खुशी हो रही है कि मारुति सुजुकी ने वैगनार करके जो सबसे बेचने वाली उनकी गाड़ी है, वो 100% इथेनॉल पर मुझे और पुरी साहब को लॉन्च करने का मौका मिला। जो मोटरसाइकिल है हीरो कंपनी, 5 में से 3 मोटरसाइकिल उनकी है, उनकी 2 मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर फ्लेक्स लॉन्च हुई है। इसके बाद टोयोटो, सुजुकी, बाद में MG हेक्टर, फिर हुंडई, सब कंपनियां आने वाले 1.5-2 महीने में 100% इथेनॉल पर गाड़ियां लॉन्च करेंगे। तो पेट्रोल का अल्टरनेटिव इथेनॉल होगा। ये सपना मैं कहता था, लोग हंसते थे, कुछ मित्र टीका टिप्पणी भी करते थे। अभी भी एक मैं बता रहा हूँ, बड़ी अच्छी इथेनॉल को बदनाम करने के लिए कोशिश कैसे होती है। हमारे नागपुर की देवेंद्र गावंडे है, लोक सत्ता के संपादक, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरी जीप गाड़ी बिगड़ गई। मैकेनिक के पास लेकर गया तो उसने कहा कि गाड़ी जो है ये इथेनॉल डालने के कारण बिगड़ी है। तो फिर मैंने उनको पूछा कि ये गाड़ी आपकी पेट्रोल पर है कि डीजल पर है? तो बोले डीजल पर है। तो बोला डीजल में तो इथेनॉल ही नहीं डालते, तो बिगड़ी कैसे? तो बहुत इसके खिलाफ अपप्रचार करने की कोशिश भी की, पर 22 लाख करोड़ का देश का इंपोर्ट है। अब ये इंपोर्ट कम करने का जो हमने संकल्प किया था, धीरे धीरे गैस भी देश में पैदा होगा, पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव भी तैयार होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी तो पॉपुलर हो गई। मैंने पहली गाड़ी जब लॉन्च की थी तो मुझे एक प्रसिद्ध पत्रकार ने प्रश्न पूछा था कि तुम्हारी हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रास्ते में बंद पड़ेगी तो गडकरी साहब धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? एक भी गाड़ी बंद नहीं पड़ी। अब इलेक्ट्रिक ट्रक आ रही, इलेक्ट्रिक मशीन आ रही, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है मेरे घर पर, और अब
फ्लेक्स इंजन का ट्रैक्टर भी आ रहा है। मेरे यहाँ एक ट्रैक्टर आयशर कंपनी का है, मुझे ये शौक भी है ये सब प्रयोग करने की। वो डीजल और सीएनजी पे चलता है, 1 लाख रुपए की बचत है साल की। तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये सपना पूरा हो रहा, और इस देश का किसान अब केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता नहीं, ईंधन दाता नहीं, बिटुमिन दाता, और बिटुमिन दाता नहीं, अब वो हवाई ईंधन दाता, और हवाई ईंधन दाता नहीं तो अब हाइड्रोजन दाता भी बन रहा है। और जल्दी ही नागपुर में एक हाइड्रोजन का पंप और हाइड्रोजन पर चलने वाली 2 बसेस, इसका पायलट प्रोजेक्ट एक 3 महीने में हम नागपुर में शुरू करेंगे, ताकि नागपुर की जनता पानी से, इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन निकलेगा और जनता हाइड्रोजन के बस में बैठ के राउंड लगाएगी। वो दिन अब दूर नहीं है। हेलो हाँ, हेलो पूरा काम का उद्घाटन 1 अगस्त को होगा। इसमें नीचे में जो रेलवे क्रॉसिंग आते हैं उत्तर नागपुर और मध्य नागपुर के बीच में, तो ऊपर का पुल शुरू करने के बाद उनका काम शुरू करेंगे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो ये जो पहला ये 2 छोड़कर पूरा काम पूरा हुआ, 1 अगस्त को उसका उद्घाटन होगा। और मैंने आपको जैसे बताया कि कमाल टॉकीज चौक के मार्केट के लिए 60 करोड़ रुपए एनएचआई ने दिए, 40 करोड़ रुपए पार्डी के मार्केट के लिए दिए, और कमाल टॉकीज चौक में जितने किराएदार वहाँ हैं सबको अकोमोडेट करेंगे। और उसके साथ साथ वहाँ वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, ऊपर में स्विमिंग टैंक, हेल्थ क्लब, मॉल्स, एक नागपुर का अत्याधुनिक मार्केट एक पार्डी में बन रहा, एक कमाल टॉकीज चौक में बनेगा। गडकरी साहब, नितिन जी, एक दीड हाँ, हेलो 100% पूरा। केवल जो 2 आपके रेलवे अंडर ब्रिजेस है, छोटे इतवारी लाइन पर और मेन लाइन पर, ये शुरू होने के बाद उसका काम करेंगे, नहीं तो ट्रॅफिक के लिए अडचण होगी। मेट्रोचा विस्तार अमरावतीपर्यंत करण्याचं तुम्ही मध्ये बोलला होता। मेट्रोचा विस्तार तुम्ही अमरावतीपर्यंत करण्याचं बोलला होता मध्ये, त्याचं काही पुढे झालं का? ऐसा है कि बीच में नागपुर वर्धा और नागपुर नरखेड़ और नागपुर भंडारा, इसके बीच में रेलवे का ही बड़ा चौकअप था, तो डबल लाइन होगी। और डबल लाइन अभी पहले 2 लाइन थी केवल, अब 4 होगी। तो चारों का काम लगभग पूरा हुआ है। तो होने के बाद फिर एक बार इसके लिए प्रयास करेंगे। पर बीच में वंदे भारत ट्रेन की भी शुरुआत हुई। अब लोगों को लगता है कि लोकल के बजाय इन शहरों को जोड़ने के लिए वंदे भारत ट्रेन जैसी शुरू हो। तो दोनों बातों का रेलवे मंत्री से होकर जरूर चर्चा करेंगे। नितीन जी, मध्यंतरी आपण बोलले होते 25 लाख, नितीन जी एक 1.5 लाख किलोमीटरचं तुम्ही रस्ते बांधलेले आहेत, सगळं झालं, पण पर्यावरणाच्या दृष्टीने आपण एनएचआयच्या माध्यमातून किती वृक्षारोपण केलं आहे आणि किती वृक्षारोपण करून त्याचा हे काय आहे सध्या, म्हणजे त्याची जगण्याची स्थिती काय आहे? 4.5 करोड वृक्ष आम्ही लावले आहेत आणि 88,000 वृक्ष ट्रान्सप्लांटेशन केले आहे। आणि आता मी स्वतः असं एक आम्ही ठरवलं आहे सगळ्यांनी मिळून की नागपूर शहर आणि जिल्हा मिळून आम्ही 25 लाख झाडं यावर्षी लावणार आहे। त्याकरता सगळ्यांना बोलून मिटिंग करायची होती, पण कोड ऑफ कंडक्ट आल्यामुळे ते थांबलं। तर लवकरच इलेक्शनचा निर्णय झाला की मिटिंग करून यामध्ये शाळांचे मुख्याध्यापक, कॉलेजचे प्राचार्य, नागपुरातल्या युनिव्हर्सिटीज, नागपुरातले मोठे मोठे कॉलेज व सोशल ऑर्गनायझेशन, राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, या सगळ्यांना आपण 2 ते 3 मीटरची झाडं देऊन नागपूर शहरात मोठा प्रमाणात कार्यक्रम करणार आहे। आणि विशेषतः यामध्ये एक पेड़ माँ के नाम ही जी प्रधानमंत्र्यांची योजना आहे, त्यात माझी आपल्यालाही अपील आहे की आपल्या फ्लॅट सिस्टीममध्ये, आपल्या घरामध्ये आपण एक पेड़ आईच्या नावाने लावावं आणि ते पेड़ मोठं करावं तिच्या स्मृतीप्रित्यर्थ, आणि नागपूर शहराला ग्रीन करण्याकरता आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने प्रदूषणमुक्त करण्याकरता या स्कीमला सहकार्य करावं अशी विनंती आहे। नितीन भाऊ, मध्यंतरी आपण 25 लाख कोटी रुपयांचे बॉन्ड्सचं बोलले होते जवळपास 1.5 वर्षापूर्वी, तर त्याचं काय स्टेटस आहे? एक आणि 5 ट्रिलियन मध्ये आपलं कॉन्ट्रीब्युशन किती राहणार आहे? $5 ट्रिलियन इकॉनॉमीमध्ये म्हणजे तुमच्या डिपार्टमेंटचं काही कॅल्क्युलेशन केलं आहे का? असं डिपार्टमेंट वाईज कधी कॅल्क्युलेशन होत नव्हतं। प्रधानमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न करायचा असतो। मी पहिली गोष्ट तुम्ही विचारली ही मी बोललो नाही आहे।
मी हे बोललो की आज जर मी माझ्याकडे 15 लाख रुपये पडून आहे, याचा अर्थ असा की माझे जे रस्ते तयार झाले आहेत ते जर मी मॉनिटाईज केले तर मला बँक कोणीही 15 लाख करोड द्यायला तयार आहे. आणि म्हणून मी आता प्रॉब्लेम माझ्यासमोर पैशाचा नाही आहे, पैसे खर्च होत नाही हा प्रॉब्लेम. आणि आत्ता मी मुंबईच्या स्टॉक एक्सचेंजमध्ये जेव्हा युद्ध सुरू होतं, एकदम डोक्यावर होतं, तेव्हा आमचा इन्व्हिटचा बॉन्ड सबस्क्राईब केला. जेव्हा इराण आणि अमेरिकेचं युद्ध जोरात सुरू होतं, मी आमच्या फायनान्स मेंबर जे रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरच्या इक्वलंट आहेत, त्याच कॅडरचे आहेत, त्यांना म्हटलं, नाराज झालो, म्हटलं आपको समझ में नहीं आता, ये समय है कैपिटल मार्केट में जाने का और अपना बॉन्ड इशू फायर हुआ तो मेरे को बदनाम करोगे आप, ये क्यों कर रहे हो इस तारीख को. तो बोले पहले से तय हुआ था सर, पर मेरा विश्वास है आपका नाम है, ये होगा. तो म्हटलं मेरा नाम बदनाम करने के लिए आप करोगे. आणि मी त्यावेळी ते बॉन्ड सबस्क्राईब केले. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की 7 दिवस टाईम होता, 7 दिवसाचा बॉन्ड 7 घंट्यात ओव्हर सबस्क्राईब झाला आणि त्याला जनतेने प्रचंड प्रतिसाद दिला. आणि सेबीने आम्हाला सर्टिफिकेट दिलं की एवढा प्रतिसाद कोणालाच मिळाला. तेव्हा मार्केटची स्थिती खराब होती, अशा होलाटाईल स्थितीमध्ये मिळाले. तेव्हा मी म्हटलं होतं की आम्ही वेळ पडले जेवढे पैसे ॲसेट आम्ही मॉनिटाईज करू, ते बोललो होतो. देखो भाई, स्किल डेवलपमेंट हो रहा, सबको काम मिल रहा है, घर मिल रहे हैं, तो विपक्ष को भी कुछ काम रहना चाहिए कि नहीं. उनको भी करने दो ना कुछ. वो बेचारे क्या चुपचाप घर बैठेंगे क्या? उनके काम होने दो. नितिन जी नि- 5 वर्षाच्या आत सगळं. नितिन जी नमस्कार. नितिन जी 0.2 जल संवर्धन के लिए उसमें 19 करोड़ रुपए जो है वो DET तरफ को सैंक्शन हुआ था सर. उसमें जब एनएमसी को पूछा गया कि कितने रुपए खर्च हुआ, अब ये प्रश्न जो है हमारे सरकार के 12 साल भारत सरकार है. आप लेंडी तालाब में कहाँ घुस रहे हो अभी? छोड़ दो. नितिन जी नमस्कार. बाद नितिन में जी- दूंगा जवाब, ये लेंडी नितिन जी- फेंडी का जवाब बाद में. नितिन जी नमस्कार. नितिन जी यहाँ अब ये बड़े बड़े इसमें जाओ, लेंडी में मत जाओ. नितिन जी गत वर्षों में कुछ वर्षों में पेपर लीक्स का जो प्रमाण है, पेपर लीक्स जो हो रहे हैं उसका प्रमाण काफी अरे बढ़ा वो है. विषय हो गया ना बहुत अभी. सर, अभी ये उपलब्धि के ऊपर विषय है हमारे यहाँ. हाँ, अहो ते बोट सुरू एवढं सोपी आहे, त्याला वेळ लागेल. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर त्या केबल पुन्हा डॅमेज झाल्या, त्या नवीन करणं, त्याचं काम करणं हे 20-22 कोटीचं काम आहे. त्यातलं जवळपास 5-7-8 कोटीचं काम झालं आहे. एक 3 महिन्यात सगळं काम करून पुन्हा फुटाळा तलाव चालू आहे. नितीनजी हा. इकडे एक 2 प्रश्न आहे. एक म्हणजे ते लोकांचं हा शेवटचा प्रश्न. हो, हे 2च प्रश्न आहे फक्त. शेवटचे 2 प्रश्न वाटतात. तर एक असं आहे की ते लोकांचं जलतणावरचं किंवा जंगलावरचं अवलंबित्व कमी व्हावं म्हणून आपण उज्ज्वला योजना आणली. त्याच्यात 12 सिलेंडर वर्षाला देत होतो. आता ते 4 वर आले, संख्या कमी झाली आता. तर त्याचा काही प्रतिकूल परिणाम होईल का, हा एक. आणि दुसरा प्रश्न असा आहे की तुमचे सगळे विरोधक तुमची खूप तारीफ करतात, म्हणजे प्रचंड मुक्तकंठानं प्रशंसा करतात की एक नितीन गडकरी असे आहे की ज्यांचे दारं आम्हाला सताड उघडे असतात. म्हणजे प्रणिती शिंदे तर इथपर्यंत म्हणाली एका कार्यक्रमात की तुम्ही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असते तर महाराष्ट्र पुरोगामी राहिला असता, असे सगळे तुमची तारीफ करतात. तर दुसरा प्रश्न असा आहे की मला फटाके लावण्याचा कार्यक्रम आहे की तारीफ आहे? नाही, ऐका ना. नाही, दुसरा प्रश्न असा आहे माझा की तुमचा हा जो उदार दृष्टिकोन आहे हा तुमचे मंत्रिमंडळातले इतर सहकारी कधी स्वीकारतील? नाही, बावनकुळेंचं उदाहरण नाही, ते केंद्रातले म्हटलं. फार उदार दृष्टिकोन आहे त्यांचा. आणि तुम्ही कधी एकदा भेटा, त्यांच्या उदार दृष्टिकोनचा तुम्हाला नाही, अनुभव त्यांना येईल. खूप जवळून बावनकुळे सगळे आम्ही मनाचे मोठे आहोत. नाही, तर ते उज्ज्वलाचं काय आहे थोडं, काय उज्ज्वला योजनेचं ते जे असं आहे, चार आता आले ना. आपण हळूहळू गॅस फॉसिल फ्युएलच्या ऐवजी आपण सगळ्या याच्यावर आत्मनिर्भर व्हायचा प्रयत्न करतोय. आपल्या सरकारने मोठ्या प्रमाणावर यावर जोरात ताकद लावलेली आहे.
आणि या ताकदीमध्ये काही गोष्टी पुढे आल्या आहेत. विशेषतः अंदमान निकोबारला आपल्याला गॅस मिळालेला आहे. 3 विहिरीपैकी 2 विहिरीतून चांगला यायला लागला गॅस. आपण नागालँडमध्ये मी एक रोड बांधतोय, खूपच जंगल आहे तिथे, पूर्ण पेट्रोलियम आहे, क्रूड ऑइल आहे सगळं, तिथे आपण काम करतोय. आपण बंगालमध्ये दुर्गापूरला कोल गॅसेस CBM कोल बेड मिथेन त्याच्यातून आता आपल्याला CNG मिळतो आहे. त्याचे 9 प्रोजेक्ट पेंडिंग आहेत. तर आता प्रधानमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली आपण ठरवलं आहे की गॅसच्या प्राईस, पेट्रोलच्या प्राईस, डिझेलच्या प्राईस, एव्हिएशन फ्युल आपल्या हातात नाही आहे, कारण आपलं 87% इम्पोर्ट आहे आणि 87% इम्पोर्ट असल्यामुळे जगातली परिस्थिती आपल्याला दरवेळेला अडते. म्हणून आत्मनिर्भर आणि स्वावलंबी भारत निर्माण करण्याच्या मागे आपण लागलो आहे. चंद्रपूरला आपल्या भद्रावतीला एक मोठा कोल्ड बेल्ट मिथेनचा, लो क्वालिटी कोलवरचा मिथेनॉल, अमोनियम नायट्रेट आणि DME हे तयार होणारं मोठं काम सुरू होत आहे. हळूहळू आपण याच्यात आत्मनिर्भर बनण्याचा प्रयत्न करू. सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीत आलेले संकट आहेत, त्यातून हे निर्णय झाले आहेत. हो, पण हे निसर्ग आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवून हा विकास झाला पाहिजे. असं आपण खूप झाडं तोडतो, प्रचंड झाडांची कत्तल, काही हे झालं खरं की नाही म्हणजे आहे. झाडं नाही ना खरं. आपल्याकडे मी आता एक ठरवलं आहे की रिमोट सेन्सरचं ऑफिस आहे अमरावती रोडवर, हा. आणि त्या ऑफिसमधून मी तिथल्या अधिकाऱ्यांशी बोललो आहे. आणि बावनकुळे साहेबांना मी विनंती करीन आणि गणेश नाईकांच्या सहकार्याने आम्ही महाराष्ट्रातल्या सर्व तालुके, डिस्ट्रिक्टचं आम्ही रिमोट सेन्सर्सनी मॅपिंग करणार आहे. त्याचं एक पुस्तक प्रकाशित करणार आहे. आणि दरवर्षी ज्या तालुक्यांनी आणि महानगरपालिकेने किंवा जिल्ह्यांनी फॉरेस्ट कव्हर वाढवलं त्या पहिल्या 3 लोकांना आपण बक्षीस देणार आहे. तर मी आपल्या नागपूर जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना माझी विनंती आहे की आपण आपल्याकडनं ही योजना राबवू, आपल्या जिल्ह्यातही फॉरेस्ट तयार करू आणि रिमोट सेन्सर्स हे नागपूरच असल्यामुळे याचं पुस्तक दरवर्षी प्रकाशित करू आणि त्यातून आपण नक्की हे वाढवू. पण तुम्हाला सांगायला मला म्हणजे आनंद होतो आहे की आता आपलं फॉरेस्ट कव्हरेज पहिलेपेक्षा वाढलं आहे. तरी पण अजून झाडं लावायची गरज आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड हे जो तयार होतो, ज्याच्यामुळे आपल्याकडे खूप नुकसान होतं स्वास्थ्यविषयक, त्याच्याऐवजी कार्बन डायऑक्साईडचं व्हॅल्यू ॲडिशन करणं. कार्बन डायऑक्साईडपासून इथेनॉल तयार होतं, मिथेनॉल तयार होतं, DME तयार होतं. तर आता कार्बन डायऑक्साईडच्या याच्यावरही पॉलिसी येते आहे आणि त्यामुळे आपण पर्यावरणाच्या बाबतीत भयंकर संवेदनशील आहोत आणि याच्यातून येणाऱ्या 4-5 वर्षात चित्र बदलेल. मला वाटतं आपला सगळ्यांचा मी धन्यवाद देतो, आभार मानतो. आपण सगळ्यांनी जेवण करून जावं. मी पण जेवण करणार आहे तुमच्याबरोबर. हां, थँक्यू. बहुत बहुत धन्यवाद सर. आप सभी से निवेदन है कि कृपया